जिस देश में किसी के फ्रिज में बीफ होने के शक में हत्या हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि बीफ को खाने वाले और बेचने वाले केवल मुस्लिम होते हैं, उस देश में देश के 10 सबसे बड़े बूचड़ खानों के मालिक गैर मुस्लिम हैं। हमारा देश जो कुछ वर्ष पहले तीसरे नंबर का बीफ निर्यातक देश था, आज दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बन चुका है और इसमें इन हिंदू बीफ निर्यातकों का सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों, हमारे देश में बीफ को धर्म के साथ जोड़ा जाता है और बूचड़ खानों का जिक्र आने पर आम लोग मानते हैं कि इस पेशे में खास मजहब और वर्ग के लोग ही काम करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या भारत के बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स का संबंध हिंदू समुदाय से? जी हाँ दोस्तों, आपका आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है और आज हम आपको इसी सच से रूबरू कराने जा रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की संस्था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा से मंजूर देश के 74 बूचड़खानों में से 10 के मालिक हिंदू हैं। और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इसमें से कई बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में हैं। जी हाँ, वहीं उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूचड़खानों को बंद कराने की घोषणा की। तो चलिए आपको उन 10 बूचड़खानों के बारे में बताते हैं जिनके मालिक हिंदू हैं। देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेडक जिले में रुद्रम गांव में, इसका नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़खाने के मालिक सतीश सब्बरवाल हैं और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित इसके मुख्यालय से मध्य पूर्व के कई देशों को बीफ निर्यात किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक भी है। दोस्तों, अल कबीर एक बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ तक कि इसके दफ्तर दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जेद्दा, दम्मम, मदीना, रियाद, खरमिश, सीतरा, मस्कट और दोहा जैसे दुनिया के कई बड़े शहरों में। यहाँ ये भी जान लीजिए कि अल कबीर ने पिछले साल लगभग 650 करोड़ रुपए का कुल बिजनेस किया था। अब बात करते हैं अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है। इसके मालिक का नाम है सुनील कपूर। इसका मुख्यालय मुंबई के रशियन मैंशंस में। यह कंपनी बीफ के अलावा भेड़ के मांस का भी निर्यात करती है। दोस्तों, इसके निर्देशक मंडल में वीरनाथ नागरथ, विकास मारुति और अशोक नारंग है, सभी हिंदू हैं। तीसरा बूचड़खाना है MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक मदन एबट है। इस कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। एबट कोल्ड स्टोरेज का बूचड़खाना पंजाब के समगौली गांव में। इसके निदेशक हैं सनी एबट। इस लिस्ट में अगला नाम है अल नूर एक्सपोर्ट्स का। इसके मालिक सुनील सूद हैं। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है, लेकिन इसका बूचड़खाना और मांस प्रसंस्करण संयंत्र उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेर नगर गांव में स्थित है। इसके साथ ही मेरठ और मुंबई में भी इसके संयंत्र हैं। इसके एक पार्टनर अजय सूद हैं। इस कंपनी की शुरुआत 1992 में हुई और ये 35 देशों को बीफ निर्यात करती है। दोस्तों, लिस्ट का अगला बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है, जिसका नाम है AOV एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका मांस प्रसंस्करण संयंत्र भी है। इसके निदेशक OP अरोड़ा। कंपनी की शुरुआत 2001 में हुई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से बीफ निर्यात करती है। कंपनी का मुख्यालय नोएडा में। इसके साथ ही अभिषेक अरोड़ा AOV एग्रो फूड्स के निदेशक हैं। इस कंपनी का संयंत्र मेवात के नूह में है। अगला नाम है स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंधक निदेशक हैं कमल वर्मा। इसका बूचड़खाना और संयंत्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। इस लिस्ट में अगला बूचड़खाना है, उसका नाम है पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स, जिसके निदेशक हैं S शास्ती कुमार। ये कंपनी बीफ के अलावा मुर्गी के अंडे मांस के व्यवसाय भी करती है। कंपनी का संयंत्र तमिलनाडु के नमक्काल में परमती रोड पर है। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट्स का। इनका बूचड़खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। कंपनी के निदेशक K राजेंद्रन है और ये धर्म को व्यवसाय से बिल्कुल अलग रखते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज का। इसके पार्टनर सन्नी खट्टर है। इस कंपनी का बूचड़खाना महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन में है। इसके अलावा हिंदुओं की ऐसी कई कंपनियां हैं जो सिर्फ बीफ निर्यात के क्षेत्र में है। उनका बूचड़खाना नहीं है, पर वे मांस प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग कर निर्यात करते हैं। कनेक्ट ट्रेडर्स ऐसी ही एक कंपनी है। इसके अलावा बड़ी तादाद में हिंदू स्तर के प्रबंधन में ये कंपनी के मालिक तो नहीं, लेकिन निदेशक, क्वालिटी प्रबंधक, सलाहकार और इस तरह के दूसरे पदों पर है। दोस्तों, देश भर में कुल 74 बूचड़खाने हैं जिन्हें लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें से केवल यूपी में 38 बूचड़खाने हैं। इसमें 4 बूचड़खाने ऐसे भी हैं जिसे खुद सरकार चलाती है, जो कि आगरा, सहारनपुर में है। वहीं 2 अन्य प्रस्तावित बूचड़खाने लखनऊ और बरेली में। अलीगढ़ में हिंद एग्रो IMPP पहला बूचड़खाना है, जिसे 1996 में शुरू किया गया था। APEDA के आंकड़ों के अनुसार यूपी सबसे अधिक 19.1% मांस निर्यात करता है, जबकि आंध्र प्रदेश 15.2%, पश्चिम बंगाल 10.9% मांस निर्यात करता है। दोस्तों, ये तो वो आंकड़े जो कि वैध कारोबार से जुड़े हैं। अगर अवैध बूचड़खानों की बात करें तो गिनती करनी मुश्किल हो जाएगी।
यहाँ यूपी का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूपी में ही सबसे पहले बीफ बैन को लेकर कानून बनाया गया था और योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी बूचड़खाने बंद करने की घोषणा की थी। दोस्तों, अब तो और भी कई राज्यों में बीफ को लेकर सख्त कानून बन चुके हैं, लेकिन ये कानून कहीं ना कहीं देश की मुस्लिम आबादी को टारगेट करने वाले लगते हैं, जिसका सबूत हम कई बार देख भी चुके हैं जब किसी भी मुस्लिम को केवल बीफ रखने के शक के चलते मार दिया जाता है। जबकि दोस्तों, मुस्लिमों में बीफ खाने का प्रतिशत बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ गंदी राजनीति के चलते इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे दिया गया है, वो भी तब जब देश के सभी बड़े बूचड़खाने हिंदुओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और उनमें काम करने वाले भी अधिकतर हिंदू हैं। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, इस देश में जितने भी माइनॉरिटी वाले हैं वो इस देश को अपना मानते हैं, इसी ज़मीन से उपजे हैं, इसी ज़मीन से जो भी पाया है उन्होंने इसी ज़मीन से पाया है, और जो देते हैं वो इसी ज़मीन को देकर चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट मेजॉरिटीज़ में वैसे ही माइनॉरिटीज़ में, और इन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से, इन बेहद कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों की वजह से ऐसे कुछ धर्मगुरु हैं दोनों साइड, मुस्लिम्स में भी और हिंदू में भी, जो इस छोटी सी बात को बढ़ावा देते हैं और जिसके चलते ऐसे लोगों पर गाज गिरती है जिनका कोई कसूर नहीं, वो बस एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। भारत का मुस्लिम, जितने भी हमारे मुस्लिम सब्सक्राइबर इस चैनल के होंगे वो जरूर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। भारत का मुस्लिम, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या भारत का मुस्लिम किसी भी तरीके से उस जानवर की जान लेना चाहेगा, उसे खाना चाहेगा जो इस देश में बैन है, या जिस देश में जिस जानवर को पूजा जाता है? अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो कोई मुसलमान खड़े होकर ये नहीं बोलेगा कि हम नहीं, मैं तो बैन के बावजूद ही खाऊंगा। ऐसे बहुत कम लोग होंगे एक्सट्रीमिस्ट प्रजाति के, कट्टरपंथी विचारधारा के, जो ऐसा कहेंगे कि हम खाना चाहेंगे। लेकिन 99.99% ऐसे लोग होंगे जो गाय खाने से सीधा मना कर देंगे, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि यहाँ मुस्लिम हिंदुओं का दोस्त है, हिंदू मुस्लिम के दोस्त हैं, वो नहीं चाहेंगे कि अपने दोस्तों की भावनाओं का आहत करें। ये बहुत पुरानी तहजीब चली आ रही, गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता था इसे। लेकिन अब चंद लोगों को देखा देखी पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है, जिससे दोनों ओर द्वेष फैल रहा है। इसे रोकने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि मीडिया और ये सरकारें जो भी आती हैं आपके वोट को खरीदने के लिए, आपके वोट को जीतने के लिए, आपके वोट को हथियाने के लिए मीडिया का प्रयोग करती हैं और इस किस्म की वारदातें कराती हैं। आप जरा सोच के देखिए, जिस देश में इतने सारे हिंदू जुड़े हुए हैं इस पूरे कारोबार से, उस देश में मुस्लिमों को क्यों मारा जा रहा है इस चीज़ को करने से? और अगर मारा जा रहा है तो उनकी गलती है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, अगर बैन चीज़ को वो कर रहे हैं इस्तेमाल तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एकदम हवा बना दिया जाता है और सिर्फ आरोप पर, अफवाह पर कि सामने वाला कुछ गाय ले जा रहा है या बीफ ले जा रहा है, उसके चलते उसे मार दिया जाता है, बेहद गलत है। ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि इस तरीके के मुद्दे को उठाया जाता है टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से, बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से, और उसके बाद इसका असर समाज में दिखता है। और उनको तो चाहिए ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जो भी लोग समाज में दरार पैदा कर रहे हैं वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिवाइड और रूल करने से अंग्रेजों ने कैसे राज किया था, ये भी डिवाइड एंड रूल ही हो रहा है, यकीन मानिए। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि इस देश से 25% आबादी को सीधा उखाड़ करके फेंक दीजिए, जला दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, वो संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते। पूरी तरीके से इस आबादी को नहीं खत्म किया जा सकता है, गलत बात है, इसके साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। और इन्हें ब्रीदिंग स्पेस भी मिलनी चाहिए, इनका दमन नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर आपके देश में 100% लोग हैं जो पूरी जनता, पूरी पॉपुलेशन को बनाते हैं, जनसंख्या को बनाते हैं, अगर उसका 25% काम करना बंद कर दे तो कितना आर्थिक नुकसान होगा देश को, सोचिए जरा। क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? अगर आपको ना मालूम हो तो बता दें, ऐसे कई सारे देश हैं दुनिया में जहाँ की आबादी कम है, जहाँ लोग ऐसे सिटीजन प्रोग्राम्स बनाते हैं कि फॉरेनर्स आएँ और बस जाएं हमारे देश में, हमको लोगों की ज़रूरत है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा होता है। और हमारे देश में क्या हो रहा है ज़रा सोच के देखिए। मैन पावर इज़ अ वेरी ह्यूज पावर, यह समझना पड़ेगा हम सबको। अगर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, टुकड़ों में बढ़ जा रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, बीफ खाने वाले, ये इस तरीके से अगर हम बांटेंगे समाज को तो ये भारत बन नहीं पाएगा। शायद आप हमारी कही बात को समझ चुके होंगे। और यहाँ 10 बूचड़खानों के मालिक कौन है बताने के पीछे भी यही मुद्दा था कि देखिए ये धंधा कौन चला रहा है और टारगेट कौन हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं और किस तरीके से इस मुद्दे को उठाकर कौन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कृपया समझ जाइए, नहीं तो आने वाला समय और भी खतरनाक और घुप अंधेरे में चला जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों की आंखों पर बंधी पट्टी खुल जाए। धन्यवाद।